or nanocomposite film, usually nanocomposite film, behave towards light. Okay, how they will transmit the light? Either they have the ability to transmit, or they will absorb the whole light. Is there any sort of reflectance, okay, or refractive index, okay, and some many other optical properties such as optical conductivity, electrical conductivity, dielectric constant, dielectric loss, okay, and then band gap energy. Sir, dielectric loss. Yes. Loss. Loss, LOSS. Okay, so optical properties. ओके, पहले सब वन पे वन लिख लें। आप इसमें क्या देखते हैं? एब्जॉर्बेंस देखते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चीज़ें हैं क्या, देन वी विल गो फॉर देयर कैलकुलेशन और एस्टिमेशन और डिटर्मिनेशन। ओके, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन दिया था कि वो फैब्रिकेशन, प्रिपरेशन और सिंथेसिस, वो किसी ने देखा? गुड। सेकंड क्या है? आप ट्रांसमिटेंस देखते हैं। ये सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं पॉलीमर। थर्ड वन रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेंस। refractive index, extinction coefficient, ये निकाल लिया। ठीक है, ये सारे फ्री हो गए। 5, 6, बैंड गैप एनर्जी, ये सारे आ जाएगा। You are so lucky in the फकीर है। तेरी तेरी क्या बोल? मैंने तो शायद रिलेटेड है इसलिए आप कोई मालूम कर किया ना। अच्छा, बैंड गैप आगे वोल्टेज एनर्जी, ये बताएंगे ये क्या होता है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हम माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे ये सारी चीज़ें। जब इंटरेक्शन होती है तो माइक्रो स्टेट्स में क्या होता है, उसके जो इंटरबैंड्स बनते हैं, कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड, उसमें फर्दर जो बैंड बनते हैं उनमें कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये देखिए ये बेसिकली इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं हमारे पास। ऑसिलेशन एनर्जी, डिस्पर्शन एनर्जी, फिर उसके साथ उसकी वेवलेंथ, ऑसिलेटर एवरेज, इंटरबैंड स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें ये ऑसिलेटर के साथ। आप क्वांटम मैकेनिकल पढ़ते थे, ऑसिलेटर पढ़ते थे ना क्वांटम मैकेनिक्स में और स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ऑसिलेशन क्या होती है, ऑसिलेटर, उसकी एनर्जी, फिर उसके आप वो निकालते थे बैंड्स, फिर उनकी फर्दर एनर्जी निकाली, अपर में क्या है, लोअर में क्या है, तो वो थी उसकी थ्योरी। अब ये हम कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्ट, और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है पॉलीमेरिक केसेस में, पॉलीमेरिक फिल्म के केसेस में, पॉलीमेरिक नैनो कंपोजिट्स में। ओके,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही लिखा दिया। ऑप्टिकल कंडक्टिविटी ये आपको मुझे लिखना है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आगे ऑप्टिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। अच्छा, ये तो बहुत सारे, इनमें से बहुत सारी चीज़ों के नाम आपने सुने भी होंगे। एक और बड़ा मजा है, इमिसिविटी, मीन के एमिशन से, कि वो जो पॉलीमेरिक सरफेस होगी जब लाइट उसके साथ इंटरेक्ट करती है तो वो सरफेस कितनी लाइट एमिट करता है इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड। तो फिर उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी एमिशन देगा, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप पॉलीमर जब बनता है, चाहे वो प्योर पॉलीमर हो और इस नैनो कंपोजिट्स, ये जब भी बनता है या जब हम बनाते हैं तो हमें ये चीज़ें उसकी रिक्वायर होती हैं, हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो कि हमें एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है फिर किस चीज़ का, कि पॉलीमर को या उस नैनो कंपोजिट को समझने का ऑप्टिकली। फिर उसकी बेसिस पे हम ये रिजल्ट देते हैं कि इधर के ये मटेरियल जो है ये ऑप्टिकली ऑप्टिक फाइबर में, ऑप्टिक्स में यूज़ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये ठीक ठाक इस पे लोगों के बहुत आर्टिकल्स हैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में। अब ये सारी अच्छा मज़े की बात जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से लेते हैं। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेते हैं आप, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेके फिर उस पर फर्दर कैलकुलेशन, उसकी बेसिस पे आप सारी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब एब्जॉर्बेंस आपको क्या देगी, एब्जॉर्बेंस से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो मटेरियल है ये किस किस रीजन में एब्जॉर्प्शन दे रहा है और कहाँ पे ये ट्रांसमिटेंस दे रहा है। बेसिकली जो आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो क्या फाइंड कर रहा होता है, एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस? ट्रांसमिटेंस। एक्चुअली वो जो लाइट उसको नजर आती है वो वही कैलकुलेट करता है, इनिशियली लाइट नजर आ जाए उसको या उसको बाद में नजर आ जाए। वो दोनों केसेस में बेसिकली जो लाइट उसको मिलती है वो उसको कैलकुलेट करता है। अब जब वो पहले देखता है कि इनिशियली लाइट इंटरेक्ट कर रही है वो कितनी है और पास होने के बाद लाइट कितनी उसको पास आउट हो रही है वो मिलती है ट्रांसमिटेंस। फिर उस पर फार्मूला अप्लाई करके वो इनबिल्ट जो है उसमें वो लगा कर वो आपको एब्जॉर्बेंस में। आप वैसे जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जाके वहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिटेंस भी ले सकते हैं, वो अंदर कैलकुलेशन में पैरामीटर में स्टेट करना है आपने, आउटपुट रिस्पॉन्स पैरामीटर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर ट्रांसमिटेंस ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन का रिवर्स है, ये शायद हमने पहले भी बात की थी। तो ट्रांसमिटेंस का भी यहाँ पे आपने देखना होगा ये ऑप्टिकल फाइबर हमें चाहिए या आपने लेंसेज इस्तेमाल करने, लेंसेज आजकल जो है लेंसेज पे बड़ा काम हो रहा है, पॉलीयूरेथेन के या इसके लेंसेज बनाए जाते हैं। उन लेंसेज के लिए क्या है कि वो ट्रांसमिटेंस में अच्छी खासी होगी, मीन कि वो ट्रांसपेरेंट हो, इतना ट्रांसपेरेंट होगा उसकी एब्जॉर्बेंस उस रीजन में कम होगी, ठीक है। अब जितने उसमें कलर आता जाएगा उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी ट्रांसमिटेंस, फिर उसी पॉइंट से कि फिर वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि आप अगर ऐसे आपके लेंसेज होते हैं जिनको फोकस जो होते हैं, कुछ होते हैं जो डिस्पर्स भी होते हैं, जिसको आप वो कनकेव और कन्वेक्स लेंस की बेसिस पे आप उसको स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन भी आपको इंफॉर्मेशन देती है कि कितनी लाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होना और रिफ्रैक्ट दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
अच्छा, सिमिलरली फिर आप देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो आपको पता है कि लाइट की बेसिकली आपने ट्रैवलिंग को देखना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप क्या देखते हैं, यू आर गोइंग टू एक्चुअली मेजर ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इन विच रीजन लाइट इज ट्रैवलिंग फास्टर और स्लोअर। यूजुअली ये हम कंपैरिजन देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो सपोज ये आपके पास है, इसको एन से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एन से, ओके। ये हमारे पास क्या होता है, वो तो है ना, आप बेसिकली लाइट इन सरफेस को जो भी है मटीरियल, लाइट की मूवमेंट इन मटीरियल डिवाइडेड बाय इन वैक्यूम। आप ये मेजर कर रहे होते हैं ना, लाइट की ट्रैवलिंग वैक्यूम में और लाइट की ट्रैवलिंग वो जो आपका मीडियम है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि लाइट की ट्रैवलिंग वैक्यूम में फास्ट होगी या मीडियम में? वैक्यूम। अब आपकी या एयर में लाइट आ रही है, एयर में अगर पार्टिकल्स नहीं है तो वो फास्ट ट्रैवल करेगी एज कम्पेयर टू आगे ये वॉल आ गई, मीडियम से वो कम ट्रैवल। अब अगर एन की वैल्यू ग्रेटर आती है किसी चीज़ की, एक कंपाउंड है एन ए, एक कंपाउंड है, एक आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर की फॉर मटेरियल ए, उसकी आ गई 3, सेकंड मटेरियल बी है, उसकी वैल्यू आ गई 4। तो उसका मीनिंग ये हो गया कि ये वाले मटेरियल में लाइट की ट्रैवलिंग स्लो है, लाइट की ट्रैवलिंग स्लो है। अब अगर ये देखते हैं आपने ऑप्टिकल फाइबर बनाना है तो आपने ऐसा मटेरियल बनाना है जिसमें लाइट की ट्रैवलिंग फास्ट हो, ठीक है। अब अगर ये 3 लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि इन दिस मीडियम, इन मीडियम ए, द लाइट, the traveling of light is 3 times slower than vacuum, than air, than vacuum। मीन के 3 times ये क्या मूव करेगी, स्लो। इस नंबर के ये मीनिंग। अब बताएं कोई ऐसी चीज जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1.8, वाटर का 3.5। तो इसके अब ये अब जो भी आप बताएं, मुझे तो खुद नहीं पता, मेरे ख्याल में अब इस जो नंबर आया है आपके पास, ये नंबर आपको अब एक मीनिंग देगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये क्या है इसमें, कि अगर वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है, ठीक है, तो उतनी लाइट उसमें स्लो करेगा, स्लो ट्रेवल करेगा। अब फिर उसी में क्या होता है कि लाइट के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। अगर एक मीडियम है आपके पास, मीडियम में लाइट एंटर होती है, पास वो थोड़े से टाइम के बाद होती है, मीन के स्लोवर उसकी ट्रैवलिंग है। अब वो स्लोनेस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो स्लोनेस किस पे डिपेंड करती है, ये स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम पे, किस पे, स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम पे। कौन सा स्ट्रक्चर, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इंटर बैंड हो गए, उसके कंडक्शन बैंड हो गया, उसके वैलेंस बैंड हो गए मटेरियल के, उसके अंदर जो वो उसकी फोनोन्स होते हैं, फोनोन्स की मूवमेंट होती है, थर्मल का इफेक्ट आ जाता है, फिर उस वजह से क्या होता है कि उसकी वो सारी जितनी भी कंडक्शन होती है उसको फिर हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल कंडक्शन। क्योंकि लाइट जो पास आउट हो रहा है उसको ऑप्टिकल कंडक्टिव कंडीशन से ले जाते हैं, ठीक होगी बात। आगे क्या है, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। ये भी अगर आपके पास इस तरह मोलर एब्सॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट होता है, उसी तरह नेचर का भी ये है, मगर इसकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, वो हम बात करेंगे इसमें। तो अगर किसी मटेरियल की एब्जॉर्बेंस ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो उसका एक्सटेंशन कोएफिशिएंट भी ग्रेटर ही होगा, ठीक है। अच्छा, बैंड गैप एनर्जी और ओपेच एनर्जी, इन दोनों में फर्क है। बैंड गैप एनर्जी आपने पढ़ा था कि जहाँ से वो लाइट बेंड होना शुरू होती है, वो सॉरी जहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपका जो है बेंड होना शुरू होता है, वहाँ वो आप एक टेंजेंट ड्रा करके, मैं भी बताऊँगा, आप ड्रा करके एक वैल्यू निकालें।
मगर ये वाली जो एनर्जी है UH एनर्जी, ये उससे कम वैल्यू होती है। ये जो स्टिफनेस आती है उसको मजीद एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका एक अलग से सेपरेट फॉर्मूला है, वो बताऊँ। फिर डिस्पर्शन है कि लाइट जब मटेरियल में आई तो वो अंदर जाके डिस्पर्स हो जाती है। लाइट इंटरेक्ट करने के बाद डिस्पर्स हो जाती है मीडियम के अंदर। उस डिस्पर्शन की जो एनर्जी होती है या जो वेवलेंथ होती है या फिर अंदर जो इंटरबैंड्स बनते हैं, इंटरबैंड्स में एक अगर वैलेंस बैंड है दूसरा कंडक्शन बैंड, तो ये इंटरबैंड है। अगर इंट्रा बैंड होगा तो कंडक्शन बैंड के अंदर। अब जब आप किसी चीज़ की बैंड की बात करते हो तो बैंड का क्या मतलब होता है? म्यूजिकल बैंड, मीन के उसमें कुछ ऐसी लेयर्स हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है मगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है उनमें। ठीक है, तो उस वो बैंड बन जाता है। अब उन बैंड्स के अंदर जो ऑसिलेशन होती है उससे फिर ऑसिलेशन एनर्जी कहते हैं। अगर वो ऑसिलेटर की तरह मूव करती है, लाइक ऑसिलेटर ऐसे मूव करता है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एन हार्मोनिक कैसे करेगा? ऐसे यहाँ से आगे उसमें इस तरह से ये सिंपल से हट गया एन हार्मोनिक। तो हमने सिंपल ऑसिलेटर जो होता है उसकी बेसिस पे अगर वो बैंड जो ऑसिलेशन है, जो एनर्जी चेंजेस हैं, वो ऑसिलेटर को फॉलो करती है, तो एक मॉडल होता है। उस मॉडल को अप्लाई करके फिर उससे वो वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ एक एब्जॉर्प्शन लेने से मिल जाती है। सही है। जी जी, इस पर थोड़ी सी और रोशनी डालें। वो जब वहाँ पे बंद करते हैं ना, अगर वहाँ पे और मज़ीद लाइट आ जाएगी इसमें। ओके, एब्जॉर्प्शन में आप क्या करते हैं? आपके पास पॉलीमर है, उसकी आपने वेवलेंथ होगी इधर एब्जॉर्प्शन। ये तो आपको कटर हटाया है ना, ये तो पता है ये स्पेक्ट्रम कुछ भी आ सकता है, मगर पॉलीमेरिक केसेस में अगर तो वो ट्रांसपेरेंट हो, क्या हो? ट्रांसपेरेंट आपको नजर आता हो। अच्छा, अगर वो ट्रांसपेरेंट नजर आता हो तो उसकी जो पीक है वो किस रीजन में है? यूवी रीजन में आएगी या विजिबल में? जी समीरा, यूवी पक्की बात? क्यों? विजिबल में आए। विजिबल में होते तो वो कोई नजर कलर नजर आता है, ट्रांसपेरेंट है तो वो विजिबल नहीं आएगा, वो यूवी में भी पीक शो करेगा आपके पास है। तो अगर तो वो ट्रांसपेरेंट है तो उससे आइडिया हो जाता है कि अब सपोज कि मैं ये बना रहा हूँ, ये यहाँ तक आपके पास 200 to 400 और ये 800, अगर मैं कुछ ऐसे पीक बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा मटेरियल है कि जो कि ट्रांसपेरेंट यूवी रीजन में आ रहा है, यूवी रीजन में ये कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। और अगर ऐसे मैं कर रहा हूं तो मेनली ये इधर भी एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, उधर इसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल ऐसे पार्ट्स भी हैं जो कि यूवी में भी पीक दे रहे हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन ही शो, इसको कभी निगलेक्ट ना कीजिएगा कि ये क्या होता है। हाँ, ये लाइन जो है ये क्या होती है, ठीक है ना, ये भी एब्जॉर्प्शन होती है। अगर एब्जॉर्प्शन ना हो तो मसलन एक ये है, एक पॉइंट ये है, सपोज कि वाई एक्सिस पे आपके पास 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब एक लाइन नीचे से स्टार्ट हो रही है, एक ऊपर से क्यों स्टार्ट हो रही है? मेन के ये एब्जॉर्ब कर रहा है उस रीजन में, ठीक है। तो अब ये एब्जॉर्प्शन आ गई,
इससे फिर हमने फर्दर एक चीज निकालनी होती है जिसको हम कहते हैं अल्फा। इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन ठीक है। ये क्या होता है आपके पास? एब्जॉर्बेंस ओवर थिकनेस ऑफ द फिल्म। ठीक है, आसान हो गया। थिकनेस आप कैसे फाइंड करते हैं? वो आपकी मर्जी, जिस तरह मर्जी फाइंड करेंगे। स्क्रू गेज से कर ले या वैसे स्केल से कर ले, ठीक है, हाथ से कर ले, जो इससे आपको अल्फा मिल जाएगा, एब्जॉर्बेंस। ठीक है, फिर इसी तरह आपको निकालना है के। ये क्या होता है? एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चीज की इक्वल होता है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये कौन सी एब्जॉर्बेंस होगी, कौन सी एब्जॉर्बेंस को हमें थिकनेस पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास वो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा। और ये कौन सा अल्फा है, ये कौन सी वेवलेंथ है, इसको हमें लेके चलना है। तो ये होल स्पेक्ट्रम को याद करना है। जब आपके पास एब्जॉर्प्शन लेते हैं तो पूरा स्पेक्ट्रम आता है, उसमें आपके पास एक एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस पे क्या होता है मुनीब? वेवलेंथ। और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस के यूनिट्स क्या होते हैं? इधर से पूछ लो। पक्की बात है, क्यों नहीं होते? ये देखना है आप उसकी यूनिट्स क्यों नहीं होते। अच्छा, तो अब पूरी एब्जॉर्बेंस को आपने, वो जो आपके पास एक्सेल शीट होगी या जो भी डेटा आता है, उस पूरी को आपने एब्जॉर्बेंस होगी डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ फिल्म करना है। तो पूरे अराउंड लैम्डा के साथ सब सारी की वो आपके पास मोलर ये आ जाएगा कोएफिशिएंट। पूरी एब्जॉर्बेंस मतलब जो पूरा स्पेक्ट्रम, पूरा रिस्पांस आ जाएगा ना आपका कि किस वेवलेंथ पे जो आपका कोएफिशिएंट है वो कौन सा है, या वो कैसे चेंज, कैसे वेरिएशन आ रही है। यही मैं बेटा कह रहा हूँ, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। वो तो इतनी ज़्यादा वैल्यूज होती हैं, अगर 0.05 का डिफरेंस हो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, तो वो तो इतनी ज़्यादा वैल्यूज हो जाएगी, आपकी कितनी साफ हो जाएगी। तो उसका आसान तरीका ये है कि ये फार्मूला है ना, डेटा आपको मिलेगा, आप जो न्यूमेरिक डेटा लेंगे वो एक्सेल की शीट में या कुछ नोट पैड में आपको मिलेगा, उसको लेके आप एक्सेल में लेके आए। एक्सेल तो पता है? यस सर। उसमें आके हाँ, जिससे आपके दिमाग धुल जाता है। आपको ये अच्छा लगता है एक्सेल? बोनस हमेशा बोनस पे गुजारा करना है। अच्छा, ये चीज होगी, आपने भाई एब्जॉर्बेंस ले ली, इधर आपके पास वेवलेंथ आ गई। वेवलेंथ की यूनिट्स क्या होती है यूजली? नैनोमीटर। ये नैनोमीटर में क्यों लेते हैं वेवलेंथ? वेवलेंथ माइक्रोमीटर जैसे बड़ी नहीं आ सकती, मीटर में नहीं आ सकती। नहीं, हम उसको ये है कि आप यूवी और विजिबल में यूजली उसको नैनोमीटर पे लेते हैं। ये आंसर नहीं है, आंसर इसके अंदर छुपा हुआ जो आपने ढूंढना है। वेवलेंथ होगी और इधर आपके पास एब्जॉर्बेंस आ गई। ठीक है, ये कोई वैल्यूज हैं सारी जो भी हैं, इधर एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज की होगी। यहाँ पे अब आपने क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा क्या है? एब्जॉर्बेंस ओवर थिकनेस। आप इस एब्जॉर्बेंस को इक्वल का साइन लगा के इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके डिवाइडेड बाय थिकनेस की जो वैल्यू करेंगे, एंटर करेंगे, वो सारी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी तरह फिर आपने के की वैल्यू निकालनी है। के क्या होगा? अल्फा मेन ये जो वैल्यू आपने निकाली होगी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय ये वाला लैम्डा डिवाइडेड बाय 4p। ये कांस्टेंट रहेगा, अल्फा और लैम्डा चेंज होंगे। नहीं लेना, इसके साथ लेना नहीं,
के आएगा ना, के क्या होगा, ये चीज आप क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू होती है, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय, एंटर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक। इससे वो भी ठीक हो गया, समझ आ गई। मैं ये कह रही हूँ कि जो वेवलेंथ है ये वेरी करेगी, उससे अब्जॉर्बेंस वेरी करेगी ना, वो कुछ भी डिफरेंट रहेगा। बिल्कुल ऐसे तो ये चीज होगी। हाँ जी, बाकी तो सारे अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट भी आपके पास आ गया। अब आपने निकालनी है ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस क्या होती है? सर कितना अच्छा, उसको परसेंट ट्रांसमिटेंस की हम कैलकुलेट करते हैं। वो क्या होती है? नेचुरल लॉग प्लस 10 होता है, इसको 10 लिखते हैं ना, 10 रेज़ टू पावर 2 माइनस एब्जॉर्बेंस। ठीक है, ये बेसिकली होता है, ये है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंट ट्रांसमिटेंस, ये होता है। ठीक है, इससे आपने परसेंट ट्रांसमिटेंस निकाल ली। ये निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला बना सकते हैं ना आप। अब ये जो वैल्यू आएगी उसको आपने 100 में डिवाइड कर देना है, तो वो ट्रांसमिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो आपको ट्रांसमिटेंस टी की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह फिर फर्दर आपने ये होता है 1 माइनस ट्रांसमिटेंस एक्सपोनेंशियल और एब्जॉर्बेंस, ये ऐसे आप रिफ्लेक्टेंस निकाल लेते हैं। 1 माइनस ट्रांसमिटेंस जो यहाँ से निकली होगी मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंशियल एब्जॉर्बेंस। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इसको आप यूं लिख सकते हो, ये तो इससे आपको रिफ्लेक्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए एब्जॉर्प्शन से आपको ये तीनों पैरामीटर मिल गए, इन तीनों के ग्राफ बनाए। ग्राफ क्या बनेंगे? वर्सेस वेवलेंथ। अब ये तीनों ग्राफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ, आपका एक्सटेंशन कोएफिशिएंट वर्सेस वेवलेंथ। मीन के वेवलेंथ वेरी होने से इनमें क्या वेरिएशन आ जाती है कि यूवी रीजन में ये क्या वैल्यूज आती हैं, क्या बिहेव करते हैं, और विजिबल रीजन में क्या करते हैं। फिर आप इन दोनों को सेपरेट एक्सप्लेन करेंगे कि यूवी रीजन में इसका रिस्पॉन्स क्या है और विजिबल रीजन में रिस्पॉन्स क्या है। अच्छा, इन दोनों को हम क्यों इस पे इतना फोकस करते हैं? एप्लीकेशंस की वजह से नहीं, चलो ये भी ठीक है, क्योंकि जहाँ पे इसकी वर्किंग होनी है ना, तो सपोज कि आप ऊपर जब रखते हैं या ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे लाइट जो आ रही है उसमें यूवी और विजिबल दोनों पोर्शन है, तो इस वजह से हम दोनों पार्ट्स को उसके इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद आगे आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको RI भी लिखते हैं, वैसे इसका सिंबल N है। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास 4R ये। अब आप घबराना बिल्कुल नहीं, यहाँ पे शायद आप घबरा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि के भी आप पहले निकाल चुके होंगे, आर भी आप पहले निकाल चुके हैं, बस ये फार्मूला वहाँ करना तो आपको एन की वैल्यू। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस वेवलेंथ पे ये वैक्यूम से कितना स्लोअर मूव कर रही है लाइट इस मटेरियल। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है, हर वेवलेंथ पे आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी ना, हर वेवलेंथ पे आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा ही है ना। तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है आपके पास, जो कि पॉलीमर मैट्रिक्स नैनो कंपोजिट है, ये क्या होगा कि ये किस वेवलेंथ पे ये कितनी लाइट इसमें स्लो कर मूव कर। तो
तो ये इंक्रीज भी कर सकती है, ये डिक्रीज भी कर सकती है। ये डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ पॉलीमर मैट्रिक्स नैनो। ठीक हो गई, एन की वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह आप ऑप्टिकल कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ये क्या है, अल्फा, वो आप पहले निकाल सकते हो। हाँ जी वही। और ये एन क्या है, सी क्या है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो ये ऑप्टिकल कंडक्टिविटी आप निकाल। फिर इसी तरह आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो कैसे निकालते हैं। यही है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ये फॉर्म है कि आपने टू वेवलेंथ भी आपके पास होगा, ऑप्टिकल आप पहले निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई अल्फा। घुमा फिरा के अपने एग्जाम्पल को लेना है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब वो जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको आप एक्सप्लेन करते जाएंगे। अगर आपने फिर एक देखो ना, एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं कि आपने एक मटेरियल लिया है, सपोज पॉलीविनाइल को ले लिया, या पॉलीविनाइल एसिटेट ले लिया, या पॉलीविनाइल मेथैक्रिलेट लेते हैं, उसकी आपने एब्जॉर्प्शन ली, वो सारी वैल्यूज देगा, सारी आ देगा। अब आपने उसका नैनो कंपोजिट बनाया, मैट्रिक्स आपने वही रखा है। आपने क्या किया कि उस मैट्रिक्स के साथ आपने कोई नैनो फिलर ऐड कर दिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर आप वेरिएशन देखेंगे, ये ऑप्टिकल रिस्पॉन्स क्या है। फिर जो वैल्यूज आएंगी वो आपको इंफॉर्मेशन देगी कि इधर के जो आपने वो मटेरियल बनाया है वो ऑप्टिकली उससे बेहतर है या नहीं। और फिर आपने ये देखना है कि उस मटेरियल को आपने यूज कहाँ करना है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल उसका रिस्पॉन्स आपको आइडिया होता है। अब अगर आप उसको ऑप्टिकल फाइबर या लेंसेज के तौर पर देखना चाह रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए जो आपको मॉडिफाइड मटेरियल बनाते हैं। अगर उसकी कंडक्टिविटी वो इंक्रीज नहीं कर रही तो आपका अल्टीमेट पर्पस तो ये है कि वो पहले से इंक्रीज करें। उसके लिए आप फिर खेलते हैं, कोई और मटेरियल ले लिया, उससे उसका कंपोनेंट बना दिया, कभी फाइबर ले लिया, फाइबरस मटेरियल ले लिए, पार्टिकल्स ले लिए, पार्टिकुलेट ले लिए। फिर आप वो घूमते हैं कि किसी न किसी तरीके जो आपका जो अल्टीमेट पर्पस है उस पर आप कैसे रीच करते हैं। जो मार भाई, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब ये आपके पास उसको हम ये देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि लाइट के साथ इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी जो ये बेसिकली आपने जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाली है ना यहाँ से, वो बेसिकली यही है कि जब लाइट इंटरेक्ट होती है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में और कंडक्टिविटी में उस मटेरियल में क्या इफेक्ट आता है। एक तो ऑप्टिकल पार्ट हो गया और एक साथ फिर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के पार्ट हो गए इलेक्ट्रॉन वही। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो आप निकाल कर ये इसको क्या बोलते हैं, क्या हाँ। और आप वो बेसिकली इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आप करते हैं उसके लिए लिखा जाता है। फिर इसी तरह आपके पास EI होता है कि डाइलेक्ट्रिक लॉस, कि उस ट्रांजिशन के बीच में जो लॉस होता है वो किस किस्म का हो सकता है। ठीक है, वो हम निकालते हैं 2mK, n और k वही ऊपर वाला। ठीक है,
कहाँ पहुँच गए भाई हम? अच्छा, बैंड गैप एनर्जी वो कैसे निकालते हैं? वो आपको याद होगा कि आप क्या करते थे, ये ग्राफ प्लॉट करते थे। ये डायरेक्ट बैंड गैप है, क्या है? ओके, अब ये अल्फा कहाँ से आएगा? ऊपर से। नहीं, ये वाला ज्यादा ऊपर नहीं, ये वाला एंड व्हाट्स अबाउट इनडायरेक्ट बैंड गैप? तो ये भी आपके पास, जब ये दिस वर्सेस दिस लिखा जाता है तो ये पार्ट कहाँ आता है मेरा? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? अच्छा, वाई। ओके, और ये फिर जो भी इस किस्म की जो भी कर्व बने उसे फिर आप यूज करके वो एनर्जी निकालते हैं। ठीक है ना, ये आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसमें भी इजी होगा। इसी तरह अगर 1/2 होता है तो वो इनडायरेक्ट बैंड गैप हो जाएगा। अब ये भी क्या है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वो उसकी जो इनर बैंड्स है, इंटर बैंड्स जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस है लाइट की वजह से, वो अलाउड ट्रांजिशन है या अलाउड नहीं है? फॉरबिडन है। ठीक है, तो वो फॉरबिडन भी होती है, अलाउड भी। अब दो तरह से आते हैं, हम लेते हैं अलाउड, फॉरबिडन नहीं ले रहे। अलाउड 2 टाइप्स की, वो डायरेक्ट अलाउड है या इनडायरेक्ट अलाउड। अब हाँ, ये दो हम लेते हैं। अब शायद आप लोगों को आइडिया नहीं है कि ये डायरेक्ट अलाउड और इनडायरेक्ट अलाउड क्या है। ये जब बैलेंस और कंडक्शन बैंड जो आ जाए ना एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर, तो फिर जो है इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन होती है उसको डायरेक्ट ट्रांजिशन। और अगर बैलेंस बैंड यहाँ और कंडक्शन बैंड यहाँ आ जाए तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे आएगा? बैलेंस बैंड वाला वो डायरेक्टली नहीं आएगा, थ्रू इंडक्टिव प्रोसेस। पहले यहाँ आएगा, फिर थ्रू इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग वो इधर आएगा। तो ये इनडायरेक्ट है। तो ये दोनों तरह की एनर्जी जो है वो हमें निकालना होगा। तो ये ग्राफ क्या मतलब कैसे बनाया, इससे क्या मतलब? ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो ये जो पार्ट होगा ना, इससे आपने डेली यूज रखना। और ये एच क्या होता है? एनर्जी होती है, इसके यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी मिलती है ये इस तरह भी हो सकता है, कुछ मटेरियल में ऐसे भी। तो जो फर्स्ट बैंड है ना, आप उसको लेना। नहीं, इधर से चलना है, लोअर टू हायर। मैंने देखे ना, जिस तरह आप कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? स्लोएस्ट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उस उतने टाइम में दूसरे रिएक्शन ऑलरेडी हो चुके होते हैं, इसलिए हम लोअर टू हायर एनर्जी जाएंगे। ठीक है, जब लो एनर्जी देंगे आप तो वो बेसिकली पार्ट होगा कि उस पर एक्साइटेशन देती होगी। इधर लो एनर्जी होगी ना, इधर आपके पास हाई एनर्जी है। मेनली जब आप एनर्जी देते हैं, जब आप उसको एनर्जी दे रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसे चलता है? हायर वेवलेंथ टू लोअर, हायर वेवलेंथ टू लोअर, ऐसे मूव करता है। हायर वेवलेंथ की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो पहले वो थोड़ी एनर्जी देना शुरू करता है, ठीक है ना, ताकि थोड़ी एनर्जी भी देखने होता है, नहीं होता। अगर आप इनिशियली ही उसको हाई एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा कि वो उसके दौरान जितनी वो छोटी मोटी और है वो भी हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोअर एनर्जी पर्सपेक्टिव हमेशा आपको लोअर एनर्जी से चलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रॉपर जो एक्साइटेशन होती है वो एक फिक्स्ड वेवलेंथ की होती है। जो एक एक्साइटेशन है वो अपनी एक फिक्स्ड वेवलेंथ का होता है,
वो बात ठीक है, मगर इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। और उसके अगेंस्ट आपने पाई टू पाई स्टार है, एन टू सिग्मा, एन टू पाई स्टार है, वो सारी फिर तो आप लोअर टू हायर चलते हैं, इसलिए ये जो पहला बैंड आएगा उसको आपने कंसिडर करना है। बात क्लियर हुई? कोई बात नहीं, सारी बातें ठीक समझ लेते। आगे क्या है जी, आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप आ गया। अब इसी से आगे एक और वैल्यू है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट ई एक्सपोनेंशियल एच यू ओवर ई यू, इसको ऑर्बिट एनर्जी। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन बनाओ भाई। कौन बनाएगा? ये मैंने इक्वेशन लिखी है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट ई रेज़ टू पावर एच यू डिवाइडेड बाय ई। इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन बनाओ। कौन बनाएगा? सर ऐसे बनेगी। इसको कोई सॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ, इसको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो किस किस्म का सॉल्व करेंगे? लॉग जब भी एक्सपोनेंशियल है उसको लॉग से घेरना है। आप कौन सा लॉग लेंगे? नेचुरल लॉग या लॉग बेस्ड स्टैंड? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ओके, अब ये क्या हो जाएगा? जी, अब अल्फा आप पहले निकाल चुके हैं, निकाला था ना उसका। हाँ, नेचुरल लॉग वर्सेस एच डी को, ये एनर्जी है, ठीक है। और इसका ग्राफ बनेगा, मुझे ग्राफ कैसे बनेगा? कैसे ग्राफ बनेगा? इधर या इधर? इधर नहीं, ऐसे। हाँ, अब हमें पता चलेगा कि इंटरसेप्ट कहाँ है। तो स्लोप कहाँ है? तो 1/EU इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप की जो वैल्यू होगी वो 1/EU की इक्वल होगी, ठीक है। और आपने क्या निकालना है? EU वो क्या होगा? 1/स्लोप। जो क्या करें, ठीक है। तो ये आपकी वो एनर्जी आ गई। ये एक साइंटिस्ट था उसकी अल्फा नॉट क्या है इसमें? अल्फा नॉट नहीं, जो है इससे इंटरसेप्ट पूछ रही हूँ क्या है? हैं? इससे पूछ रही हूँ क्या है? हाँ, अल्फा नॉट वही है कि जब आप वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जब एनर्जी जीरो है, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो एनर्जी पे जो आपका जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है उसको अल्फा नॉट है। वो इसलिए वो, अच्छा मुझे भी नहीं पता, आपने पूछा तो मुझे आइडिया है। वो बोला कैसे मुझे पता चला? क्योंकि ये आप इंटरसेप्ट ले रहे हैं ना, सर, वो इंटरसेप्ट ही था, जीरो ही हुआ। ठीक है। तो ये लिमिटेड होता है बेसिकली, लिमिट टू, हाँ, इसको आप वो लिखते हैं बेसिकली, ये वैसे मैं बता रहा हूँ, लिमिट एच यू इक्वल टू 0, ठीक है। किस पे लगाई आपने लिमिट? नेचुरल लॉग ऑफ अल्फा। तो वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ अल्फा। इस तरह विस्कोसिटी वाले इंट्रिंसिक विस्कोसिटी आप निकालते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएगी ऑसिलेटर की तरफ। ऑसिलेशन में क्या है? उसमें भी आपके पास कॉर्ड है n² - 1 n² - 1
ये ऑसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस नॉट एसोलेशन, सॉरी ऑसिलेशन, ऑसिलेशन पे आप जो स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे, लैम्डा नॉट ये इंटरबैंड वेवलेंथ जो होगा और ये इंटरबैंड स्ट्रेंथ जो चाहिए होगी, उसी से फिर आप जब ये चीज़ आपके पास आ जाएगी तो इसको यूज़ करते हुए आप ई नॉट निकाल सकेंगे अगेंस्ट लैम्डा नॉट। जब ई नॉट आ जाएगा तो फिर आपके पास ई डी भी आ जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि एच नू कैसे बनाते हैं? आपको तो सिर्फ वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन गिवन होती है ना। आज से ही प्योर फिजिकल चल रही है। आपको लैम्डा और साथ में एब्जॉर्प्शन मिलती है ना, जो विजिबल का फोटो में। तो आप एच न्यू कैसे निकालते हैं? सर आपने तो आज रट्टी मारी। नहीं निकाले क्या होगा? तो ये के 1240 एक कांस्टेंट नंबर ले लो, डिवाइडेड बाय ये वाली वेवलेंथ, तो आपके पास एच न्यू की होगा और उसके यूनिट्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना आपने? एन क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ, एन क्या है? यस, उसको स्क्वायर देते हैं -1 और फिर रेज टू पावर 1। रेज टू पावर -1 का क्या मतलब है? 1/, ये चीज। तो ये ग्राफ क्या होगा आपका? ये ठीक है ना? इसकी इक्वेशन लाइन कैसे बनेगी? सर्टिफाइड दो नेगेटिव कह रहे हैं, आपने दिमाग को थप्पड़ मारे हैं। नहीं तो नेगेटिव लिखा हुआ है नीचे बैच भी है। ये एक्स एक्स पे क्या लिखा हुआ है? वो इसमें है, ये जानबूझ के आप बताया कि सर नीचे वाले उसमें नेगेटिव नंबर आ गया ना, ऐसे। अब स्लोप किसके इक्वल है बताओ? और इंटरसेप्ट? अच्छा, अब अगर ये वाला प्लॉट होगा तो ये कैसे होगा? नीचे की तरफ। और ये अच्छा, इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स क्या होंगे? अभी तो बताया। इसके लगड़ बगड़ रहता है। अच्छा, ये बताएं कि यूनिट्स लिखते हैं हम, आज मुझे ख्याल आएगा। इसको मैं ऐसे लिखूंगा या ऐसे लिखूंगा? वो दोनों पे मल्टीप्लिकेशन ये आपको देखना है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने रेड वाला लिखा है, रेड जोन बनाया है, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन कैसे? इधर वाली या उधर वाली? ये अब आपने बताया मैं कौन सी ठीक बना रहा हूँ? ये वाली? शाबाश शाबाश शाबाश।
सफर ही कर लीजिए अभी तक उसमें भी ये बना देते रिएक्टिव स्लोप है ना, ऊपर से कैसे ऊपर से ऊपर से ठीक है। तो इसमें स्लोप जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इंटरसेप्ट अच्छा, यहाँ से तो आपको एस नॉट मिल जाएगा, ठीक है। एस नॉट से आपको लैम्डा नॉट मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको, अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आपसे, इंटरसेप्ट वाले में ये वैल्यू आ जाएगा 1 over s नॉट ओवर लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आई, आई स्टैंड फॉर इंटरसेप्ट। समझ आ गई, आ गई, बताओगे ना बताओ। बताए अच्छा, अब आपने निकालना है लैम्डा नॉट, तो ये क्या होगा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1 over आई, इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन होगी आपके पास, एस नॉट ऑफ स्लोप से यहाँ से डिवाइड निकल है ना, जी सर। तो आपको एक वो लैम्डा नॉट सर ईडी क्या है, डिस्पर्शन एनर्जी, ये भी दी होगी नहीं ये आप निकालेंगे, निकालनी है आपने ये यहाँ से, मगर उसके लिए आपको ई नॉट की जरूरत होगी, है तो ई नॉट कहाँ से निकालेंगे, लैम्डा नॉट से। लैम्डा नॉट यहाँ से आ गया ना, ठीक है। लैम्डा नॉट तो ई नॉट किस इक्वल हो जाएगा, 1240 डिवाइडेड बाई, तो ये ई नॉट की इक्वल आ गया। तो इस तरह एट द एंड आपको बहुत सारा जो न्यूमेरिकल डेटा है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसको सामने रख के आप फिर जितना मर्जी लिखें उस पर। इसमें से क्वेश्चन आएगा, सर वो नैनो वाला तो क्लियर कर दो। कौन सा, वो नैनोमीटर नो नो, ईडी निकालेगा ये ना बड़ा सुने, ये एफिशिएंसी की बात है, यूनिट्स वाला फिजिक्स का पहला चैप्टर। अब मैं तो क्वेश्चन बोल गया हूँ। सर आपने नैनोमीटर क्लियर का जो है मैंने ये कहा था, मैंने कहा था कि ये नैनोमीटर स्क्वायर लिखा होता है, ये इसके इक्वल है या इसके इक्वल है, ठीक है। अगर हम ये लिखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि अब ये चीज जब लिखी होती है नैनोमीटर स्क्वायर, तो इसमें अगर 10⁻⁹ का स्क्वायर होता है कि सिंपल ये ऐसे ही होता है। हाँ, ये चीज़ें आपको देखनी यूनिट्स के बारे से, ठीक है। ये देख के मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना है। तो नीचे वाला तो इसमें हाँ, इनमें से कौन से पार्ट ठीक है, सर नीचे वाला पार्ट ठीक है, नीचे वाला पार्ट ठीक है। हाँ, ये देखना है, देख के मुझे बताना है। नहीं वो मैंने देख लिया सर, इसका नहीं नहीं, मज़ीद देखना है, जानो जानो जरा। ये आप कौन सी है माशाल्लाह, सर कब तक बता रहे हैं मरने से हाँ, तो इसका मतलब ढूंढते रहे।